देख हम इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं और इसका एनालिसिस करके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे इन द वर्स्ट केस। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्गोरिदम दी हुई है। ये इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन जिसमें हमने एक एरे ए पास किया हुआ है और एन एरे का साइज़ है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है फॉर आई इक्वल्स टू 2 से n तक। आई की वैल्यू हम सेकेंड इंडेक्स से लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन के लिए जैसे ये हमारे पास एक एरे है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो ये हम आई को सेकंड में देते हैं, सेकंड इंडेक्स से इनिशलाइज करते हैं और जे को i-1 यानी फर्स्ट इंडेक्स जे को देते हैं। यानी हर बार आई जिस इंडेक्स पे रहेगा जे हमारा उससे पहले रहेगा और इनका कंपैरिजन करके हम सॉर्ट करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख की इक्वल्स टू ए ऑफ आई दिया है, यानी ए ऑफ आई आई का इंडेक्स करके हमने की में स्टोर करा दिया है ना। मतलब ए ऑफ आई हमने की में स्टोर कराया है। ठीक है, ए ऑफ आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, आई की इंडेक्स हमारा इनिशली 2 है, यानी आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो की इक्वल्स टू ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1। ठीक है, देखिए एरे से हम इंडेक्स के थ्रू वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी जब हम इसमें इंडेक्स देंगे तो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने ए ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करा दी की में। अब जे की वैल्यू हमने इनिशलाइज करी i-1 यानी इंडेक्स 2 माइनस इंडेक्स 1, तो 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो जे की वैल्यू इंडेक्स 1 पे हो जाएगी। ठीक है, तो हर बार यही होगा कि आई की वैल्यू जहाँ पे होगी जिस इंडेक्स पे, जे की वैल्यू उससे जस्ट पिछली इंडेक्स पे होगी। अब यहाँ से हम वाइल लूप लगा रहे हैं। वाइल लूप जो है वो फॉर के अंदर ही यूज़ किया है हमने, तो जे ग्रेटर देन 0। अब जे की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अब इंडेक्स 1 से पीछे तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इंडेक्स 1 से कम तो कोई इंडेक्स हो ही नहीं सकती, तो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और ए ऑफ जे की वैल्यू अगर की से बड़ी होगी तब ये वाली कंडीशन, मतलब जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी एक साथ, तब इसके अंदर ये दोनों जो लाइन लिखी हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। ये दोनों लाइन जो हैं ये वाइल के अंदर लिखी हैं, और ये वाली ये लाइन ये लाइन और ये लाइन ये फॉर लूप के अंदर लिखी हुई है, ये और ये वाइल लूप के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो फाइल जे ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ जे ग्रेटर देन की, यानी ए ऑफ जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिलेगी 2। ठीक है, तो जब 2 ग्रेटर देन होगा की से, यानी 2 ग्रेटर देन अगर 1 है, तब यहाँ पे ये एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। और ठीक है, क्योंकि ये यही बता रही है कि j-1 पे हमने, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे हमने ए ऑफ जे की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ये हमने aj-1 यानी फर्स्ट इंडेक्स पे हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, और जे को हमने फिर से माइनस कर दिया। अगर जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा तो फिर हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और aj-1 को हम की बना देंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम थी। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल कॉस्ट लेते हैं। जैसे इस लाइन के एग्जीक्यूशन में हमें C1 कॉस्ट लगी। ठीक है, इस लाइन के एग्जीक्यूशन में C2 कॉस्ट लगी, इसमें C3 कॉस्ट लगी, इसमें C4 कॉस्ट लगी, इसमें C5, इसमें C6, इसमें C7। ठीक है, मतलब ये कॉस्ट है, ये मतलब कोई भी कितनी भी कॉस्ट लगी हमें तो पता नहीं, तो हम एक ले लेते हैं कि C1 C2 C3। ठीक, इतना लगी। और हमें टाइम कितना लगा, देख ये सबसे पहली लाइन है हमारे कोड एल्गोरिदम की। ठीक है, तो ये कितने बार चलेगी, ये सबसे पहले ये चलेगी। ठीक है, फिर ये चलेगी, फिर ये, और फिर जब यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे जाके, यानी एक बार और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पहली बार तो ये n टाइम्स चलेगा। ठीक है, और दोबारा जब आएगा तो दोबारा भी ये n टाइम चलेगा, क्योंकि देख ये शुरू से लेके लास्ट तक पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यानी ये मान के चलते हैं हम, ये n स्टेप हैं।
ठीक है। तो ये हमारा टोटल टाइम लगेगा n, ठीक है। और ये वाला जो है, अब देख, अब मान के चलते हैं हम कि ये एल्गोरिदम चल रही है, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये हुई, ये हुई, ये पूरी जाके यहाँ पे तक एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। यानी हमने ये शिफ्टिंग कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, i=2 करेगा, ठीक है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली मतलब टोटल देख, ये फर्स्ट लाइन जो होती है वो n टाइम्स चलती है, और बाकी ये जो जिसके अंदर जो इतनी लाइन लिखी होंगी, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब देखिए है कि जहाँ पे हम फॉर या वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है, अगर जिस सबसे पहली लाइन लूप की n टाइम्स चलती है और उसके अंदर वाली n-1 टाइम्स चलती हैं, ठीक है। उस कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि पहली लूप की पहली लाइन n टाइम्स चलेगी और उसके अंदर वाली जितनी लाइनें हैं वो n-1 टाइम चलेंगी। इसी तरह लूप की पहली लाइन n टाइम्स चलेगी, अंदर वाली n-1 टाइम्स चलेगी। अब देख, अब ये लूप की पहली लाइन है, ये n टाइम्स चली, ठीक है। अब इसके अंदर वाली लाइन ये n-1 टाइम्स चलेगी, इसके अंदर वाली लाइन ये भी n-1 टाइम्स चलेगी। अब देख, यहाँ पे लूप के अंदर लूप है, यानी हमारे पास टोटल लूप्स हो गए 2, तो एक के लिए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट लूप का है कि जैसे ये एक लूप है, उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले एक बार ये लूप चलेगा, ठीक है, फिर जैसे ये लूप चलेगा इसके अंदर इसे दूसरा लूप मिलेगा, तो ये लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसके अंदर की कंडीशन ट्रू होती जाएगी, यानी एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यानी पहले लूप की एक वैल्यू के लिए ये दूसरा लूप n टाइम्स चल सकता है, ठीक है। अब n एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब ये वाली लाइन हम लेके चलेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे, यानी हम यहाँ पे सिग्मा का यूज़ मतलब समीशन का यूज़ करेंगे। ये n=2 से लेके i=2 से लेके ये हमारी n-n तक चलेगा ना, n=2 से लेके n तक चलेगा, यानी यही ये समीशन इसका जितनी i की वैल्यू होंगी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक उतनी बार इसका इस वाले लूप का एडिशन होगा, ठीक है। मतलब इसका टाइम इस एक लूप के मतलब व्हाइल लूप में पहली बार जितना टाइम लगा, ठीक है। अब क्योंकि एक दूसरा वाला लूप एक से ज़्यादा बार चल सकता है एक वैल्यू के लिए, तो उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि ये पहली बार लूप चला 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे लूप की वैल्यू चेंज हुई, फिर ये लूप चला, यहाँ पे ये चला 3 बार, ठीक है। और यहाँ ये इसी 2 के लिए ये एक बार और चला, ठीक है। तो मतलब यही है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप एक से ज़्यादा बार चल सकता है, यानी पहले लूप की वैल्यू i के लिए, है ना, और दूसरा लूप t टाइम्स चल सकता है, ठीक है। अभी t कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी। तो यहाँ पे हम समीशन यूज़ करेंगे और t ऑफ i, ठीक है। t ऑफ i का मतलब है कि हम इसके ये जितनी बार सेकेंड लूप i की पहली वैल्यू मतलब i=2 के लिए, ठीक है, i=2 के लिए ये लूप जितनी बार चला उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर i=3 के लिए उसी तरह हम टोटल इसको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। i=1 के लिए इतनी बार चला, i=2 के लिए इतनी बार चला, तो टोटल हम इसको ऐड कर देंगे। और क्योंकि लूप की पहली लाइन है तो i टाइम्स चलेगा, और ये लूप के अंदर ही लाइन है तो ये n मतलब सेम कंसेप्ट यहाँ है कि यहाँ पे हम समीशन कर रहे हैं i टाइम्स, यानी लूप की पहली लाइन है तो t टाइम्स चल रही है। अब इस लूप के अंदर की लाइन है तो t-1 टाइम्स चलेंगी, यानी समीशन करेंगे n=2, ठीक है, n t-1 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह ये 6 लाइन ये भी वाइल लूप के अंदर लिखी हुई है, तो समीशन n=2 से n तक, है ना,
मतलब i इक्वल्स टू से i इक्वल्स टू से n तक है ना, और ये टी आई माइनस वन टाइम। और ये लास्ट लाइन है ये वाइल लूप के बाहर लिखी हुई है, यानी फॉर लूप के अंदर, तो ये भी n माइनस वन टाइम चलेगी। ठीक है, मतलब फॉर लूप की पहली लाइन n टाइम्स चलेगी, बाकी फॉर लूप के अंदर जितनी लाइन है वो n माइनस वन टाइम चलेंगी। ठीक है, फॉर लूप के अंदर ये दोनों और ये, फिर ये वाइल लूप इसके ही अंदर है, तो इसलिए समीशन यूज़ किया है, क्योंकि लूप के अंदर लूप है तो हम समीशन यूज़ कर रहे हैं कि जितनी बार भी लूप चलेगा तो हम उनको ऐड करते चले जाएंगे, तो तब जाके हमें एक फ़ाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम इसका समीशन करेंगे, तो ये n टाइम्स मतलब t टाइम्स चला ये लाइन, फिर ये दोनों लाइन्स t माइनस वन टाइम्स चलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये लूप दूसरे वाले लूप के अंदर है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इसका। अब क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे tn, तो tn होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो जितना कॉस्ट निकला उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c1 प्लस c1 इंटू एन। ठीक है, c1 इंटू एन प्लस c2 इंटू एन माइनस वन प्लस c3 इंटू एन माइनस वन। ठीक है, मतलब इन दोनों पहली लाइन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे कॉस्ट इंटू टाइम, फिर ऐड करेंगे ये वाला, फिर ऐड करेंगे ये वाला, इसी तरह करते हुए चलना है। तो ठीक है, अब आया C4 हमारे पास, यानी प्लस C4। अब ये हमारे पास था समीशन एन आई इक्वल्स टू टू से लेके n तक टी आई। ठीक है, प्लस C5 के लिए समीशन आई इक्वल्स टू टू से n टी माइनस टी आई माइनस वन टाइम्स। ठीक है, C6 के लिए समीशन आई इक्वल्स टू टू से n टी आई माइनस वन टाइम। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा ये लास्ट वाला C7 इंटू एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे समीशन को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूले यूज़ होते हैं। एक है ठीक है, ये i इक्वल्स टू टू लिखा हुआ है n तक। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे समीशन i इक्वल्स टू वन से लेके n माइनस वन टाइम्स i। ठीक है, ऐसे, और ये इसके बाहर माइनस वन। ठीक है, और इसको इम्प्लाइज करके एक फार्मूला आता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन। ठीक है, इसका फार्मूला तो हम नॉर्मली ही जानते हैं कि n टर्म शुरू से लेके n टर्म का यूज़ करने के लिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये एक फार्मूला ये होगा जिससे हम यहाँ से C4 को सॉल्व करेंगे, और एक फार्मूला होता है ये i इक्वल्स टू टू से n इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे i इक्वल्स टू वन से लेके n माइनस वन टाइम्स i, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये आ जाएगा। तो बस जहाँ जहाँ पे मतलब इस तरह की है कंडीशन, उसकी जगह डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करेंगे, और जहाँ पे इस तरह की कंडीशन है उसकी जगह ये फार्मूला पुट करेंगे। तो अब देखते हैं। ठीक है, अब टी एन इक्वल्स टू, अब देख C1 इंटू एन। ठीक है, वो तो ऐसे ही एज इट इज़, प्लस अब चाहे तो हम इनको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको C2n माइनस C2 लिखेंगे। C3 के लिए इसी तरह C3n माइनस C3 लिखेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है इससे इसको, इसके इसको। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आएगा C4 के लिए। ठीक है, अब C4 के लिए देख, ये i इक्वल्स टू से टी आई, यानी ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन। तो यानी C4 के लिए ऐसा आएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू माइनस वन। ठीक है, ऐसे।
और फिर C5 के लिए आएगा, C5 के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि ये यहाँ पे i-1 है, ठीक है, i-1, तो इसका फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो C5 के लिए फार्मूला आएगा ये n इंटू n-1/2। इसी तरह C6 के लिए भी यही फार्मूला आएगा n इंटू n-1/2। और C7 तो नॉर्मल था, n-1 तो C7n-C7। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे ये था Tn इक्वल्स टू C1n प्लस C2n माइनस C2 प्लस C3n माइनस C3। ठीक है, अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो देख यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n² माइनस n हो जाएगा। ठीक है, n² माइनस n/2, तो प्लस C4 n² माइनस n/2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस C5 n², सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, C4 ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो n² माइनस n/2 प्लस C6 के लिए n² माइनस n/2 प्लस C7n माइनस C7। ठीक है, तो अब हम C5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से Tn आएगा क्या, C1n प्लस C2n माइनस C2 प्लस C3n माइनस C3 प्लस C4n² प्लस C4n, और ये बाई 2 भी रहेगा इसके साथ, और माइनस C4। इससे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो C4n²/2 C4n/2 और माइनस C4। ठीक है, प्लस C5n²/2 माइनस C5n/2। ठीक है, प्लस C6n²/2 माइनस C6n/2 प्लस C7n माइनस C7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n² कॉमन लेंगे। ठीक है, जो n² वाले टर्म है, कुल मिला के हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हम यहाँ से n² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, n² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें n² है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ इसमें n² कॉमन है, तो यहाँ से n² कॉमन लिया तो हमने, यहाँ पे बचा C4/2। ठीक है, C4/2, यहाँ पे भी n² नहीं है तो बचा ये, तो प्लस C5/2। ठीक है, फिर ये आया प्लस C6/2, बस इतना ही है, तो n² के ये आ गए। अब यहाँ से हम प्लस, अभी n वाले टर्म्स में से हम n को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने n को कॉमन लिया, तो इसमें n है तो C1 आया, इसमें n है तो C2 आया, इसमें n है तो C3 आया, और इसमें n है तो प्लस C4/2 आया, प्लस है ना, और इसमें n है तो ये माइनस C5/2 माइनस C5/2। ठीक है, और इसमें n है तो माइनस C6/2, और ये इसमें n है तो प्लस C7। ठीक है, ये इतना आ गया। और उसके बाद अब डायरेक्ट कांस्टेंट वाले टर्म जिसमें से ना n² है ना n है, तो वो कितने बचे, ये बचा, अब इसमें माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं, ये बचा C2, ये बचा
C3, ये बचा C4 और कौन सा बचा ये C7 है ना, प्लस C7। अब ये देखिए हमारे पास टोटल क्या बना Tn, C4/2 प्लस C5/2 प्लस C6/2 n स्क्वायर, ठीक है, प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4/2 प्लस प्लस नहीं माइनस C5/2 माइनस C6/2 प्लस C7, ठीक है, और C7 टाइम्स n ये, और ये माइनस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C7। तो अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो यानी n स्क्वायर से पहले एक कांस्टेंट आता है, n से पहले एक कांस्टेंट आता है और ये c, यानी ये कुछ इस तरह इस फॉर्मेट का है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ठीक है, इसी फॉर्मेट का है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, कुल मिला के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जो हमारी सबसे बड़ा टर्म होता है, यानी n और n स्क्वायर में क्या बड़ा है, m स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हमें दिया है n³/1000, ठीक है, प्लस 100 n स्क्वायर प्लस प्लस माइनस कुछ भी 100, ठीक है, ये है। तो इसका हम इस पॉलिनोमियल का हमें ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n³, क्योंकि सबसे बड़ा टर्म है n³, सबसे बड़ी पावर, वही ऑर्डर हो जाएगा।